नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश मुंडा जी हैं और हम लोग बात करेंगे कि आदिवासी का जो मुद्दा है उसका निदान कैसे होगा। चाहे पेशा की बात करें, परिसीमन की बात करें, जल जंगल ज़मीन की बात करें, डेमोग्राफी की बात करें, तो जिस तरह से तमाम आदिवासी मुद्दों का तो लेकर के आंदोलन आदिवासी समाज करते हैं, लेकिन निदान नहीं हो पाता है। जिस तरह से अभी 24 तारीख को पुराना विधानसभा में आदिवासी अगुआ जो थे पैरेलल विधानसभा भी चलाए आदिवासी मुद्दों के लेकर के। आदिवासी विधायक हैं जिनको कह रहे हैं कि सदन में वो आदिवासी मुद्दा पर आवाज़ नहीं रख रहे हैं। तो ये सब तमाम मुद्दे के लेकर के हम दिनेश दा से बात करेंगे कि इसका निदान कैसे होगा। दादा जोहार। जोहार अधेश जी, और आपके व्यूअर्स को भी झारखंडी जोहार। जिस तरह से आदिवासी आंदोलन करते हैं, आदिवासी मुद्दा को लेकर के निदान नहीं हो पाता है, इसका कैसे निदान होगा, इस पर क्या आप कहेंगे? अब बेशक आपने सही कहा कि आदिवासी समाज आंदोलन करता है, रोड जाम करता है, चक्का जाम करता है, लेकिन निदान नहीं हो पाता है। सबसे पहले मैं आपके मूल बिंदु पे आना चाहूँगा कि आपने जितनी भी तमाम समस्याएं, आदिवासी समस्याओं को गिनाया। बेशक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, और यहाँ पे आदिवासियों को वो तमाम हक अधिकार दिए गए हैं संविधान में कि उनकी हक अधिकार सुरक्षित रह सके। संविधान में तमाम प्रावधानों को रखा गया है जिससे कि आदिवासी जल जंगल ज़मीन, उनकी पहचान, उनके हक अधिकार मजबूती से कायम रहे। इसके बावजूद भी आप देखें तो आदिवासी समुदाय के समक्ष बहुत सारी समस्याएं मुँह चिढ़ा के खड़ी है। चाहे बात करें आदिवासियों की घटती आबादी की, चाहे बात करें झारखंड में बदलती डेमोग्राफी की, चाहे बात करें षड्यंत्र के तहत परिसीमन के नाम पे आदिवासियों की राजनीतिक अधिकारों को छीनने की, चाहे बात करें पेशा कानून की, जो वर्तमान समय एक ज्वलंत मुद्दा है और अभी गहमा-गहमी का माहौल भी है, चाहे बात करें CNT SPT एक्ट के रहते हुए झारखंड में आदिवासियों की ज़मीनों की लूट की बदस्तूर जो जारी है। तमाम ये समस्याएं, और अभी फ़िलहाल तो सिरमटोली सरना स्थल मतलब धार्मिक पहचान का जो मामला आदिवासियों के समक्ष है, ये भी बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है। जिस तरह से आदिवासी समाज अपनी धार्मिक पहचान को लेके लड़ाइयाँ लड़ रही है सरकारों से, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मेरा कहना है कि देश में संविधान कानून के रहते हुए भी आदिवासी समुदाय के समक्ष इतनी सारी समस्याएं हैं जिसके निदान को लेके समय समय पे आदिवासी समुदाय रोड पे भी हर प्लेटफॉर्म पे आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, चक्का जाम करते हैं, रोड जाम होता है, आवेदन देने का प्रक्रिया लगातार चलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन तमाम समस्याओं का एक समग्र उपचार या निदान नहीं मिल पाता है। तो इन तमाम समस्याओं का उपचार और निदान कैसे किया जाए, जो आपका मेन सवाल है, इस पे हम लोग आएंगे। तो मेरा मानना है कि वर्तमान समय में अगर हम गौर करें तो मुझे लगता है कि राजनीति एक बहुत बड़ा माध्यम है इन तमाम समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए। क्यों है सो समझिए। वर्तमान समय में राजनीति एक ऐसा चीज़ है जिसको लोग अलग अलग अपने अपने शब्दों में अपने अपने तरीके से लोग राजनीति को समझते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों के लिए खरीद पोस्ट करना ही राजनीति है, जो हमारे विधायकों में सूट करता है। बस खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं, बिक रहे हैं। नेताओं में भी ये सूट करता है। कुछ लोगों के लिए केवल वोट देना या वोट के समय, चुनाव के समय में उसमें पार्टिसिपेट करना ही राजनीति है, जो आम आदिवासियों पे सूट करता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि वोट का पावर कितना है। आम आदिवासी एक असाधारण वोटर बन के रह गया है, केवल वो क्या करेगा, वोट करेगा। कुछ लोगों के लिए राजनीति धंधा है, व्यवसाय है। कुछ लोगों के लिए राजनीति तिगड़मबाजी है, झूठ है, फ्रेब है। आम आदमी पूछे ना, राजनीति करना जानते हो? नहीं, राजनीति बहुत गंदा है, हमसे नहीं होगा। कुछ लिए गंदगी भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए राजनीति
जन कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम माना जाता है कि आम जनमानस के लिए या मानव समाज के जीवन को कैसे बढ़ोतरी पे लाया जाए, इसका एक मुकम्मल साधन भी है राजनीति। लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है, आदिवासी समुदाय पे एकदम भी फिट नहीं बैठता है। तो राजनीति आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा साधन, एक उपचार हो सकता है आदिवासियों के लिए। लेकिन कैसी राजनीति, राजनीति थी हो, कैसी राजनीति। मैं राजनीति के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा कि ये राजनीति ऐसी चीज़ है कि आपके जीवन की हर वो चीज़ का निर्धारण आज राजनीति कर रही है। आप कब पैदा हुए, इसका निर्धारण राजनीति करता है। आपके पूर्वज कब मरे, या फिर आपके हाल में अगर कोई डेथ किए हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी बनाने का काम राजनीति करता है। आपके यहाँ बिजली जो पहुँचती है, आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाता है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीति निर्धारण करता है। इतने बोलते हैं अरे रघुवर दास के समय तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा था, हेमंत सरकार के समय में इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस बहुत ख़राब है, ऐसा सुनने को मिलता है। अब उस समय था कि नहीं था वो अलग बात है। इसका निर्धारण कौन कर रहा है? राजनीति कर रहा है। और वर्तमान समय में राजनीति का बिगड़ा रूप, कुछ लोग राजनीति को गलत प्रयोग कर रहे हैं। इतना तक देखने को मिल रहा है कि आपके किचन में क्या बनेगा, आप क्या खाएंगे आज, आपको क्या खाना चाहिए, ये भी राजनीति तय कर रहा है। क्या पहनिएगा, त्यौहार कैसे मनाइएगा। आप तो देखेंगे होली में कितना राजनीति हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी देखा जाए तो राजनीति का इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, कहीं पे सकारात्मक, कहीं पे नकारात्मक। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आदिवासी समुदाय के समक्ष जितनी भी समस्याएं हैं वर्तमान समय में, मुझे लगता है कि अगर स्वस्थ राजनीति, आदिवासियों पे आधारित राजनीति, आदिवासी समस्याओं पे आधारित राजनीति, आदिवासी विचारधारा पे बेस्ड जो राजनीति होगा, अगर झारखंड में किया जाए तो मुझे लगता है कि तमाम समस्याओं का निदान धीरे धीरे हम लोग ढूंढ पाएंगे। अब रहा बात कि आपके मन में भी आ रहा होगा कि आदिवासी बेस्ड राजनीति कैसे होगा। हाँ, आदिवासी विधायक तो अभी हैं, 28 आदिवासी विधायक है, MP भी है। आपका यहाँ का बोला जाता है कि अब वो सरकार भी चल रही है। हेमंत सोरेन जो हैं आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनकी पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी आदिवासी पार्टी है। तो पार्टी तो ऑलरेडी है, राजनीति भी हो रही है, तो फिर सुधार क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से या फिर अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई बार मैंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अतीत में झारखंडियों की, आदिवासियों की राजनीतिक पार्टी हो सकती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, इसमें काबिज, चाहे वो विधायक हो, चाहे फिर केंद्र में जो भी आदिवासी कोटा से सांसद आए हैं, जो भी हैं, वो कहीं भी आदिवासी ना पार्टी दिखता है, ना आदिवासी नेता दिखता है, ना आदिवासी सुप्रीमो देता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार तमाम आदिवासी लोगों ने एक अलग से मौका दिया हेमंत सोरेन को कि आप सत्ता पे जाइए और आदिवासियों की समस्याओं का निदान कीजिए। MLA MP सबको मौका मिला विधानसभा लोकसभा चुनाव में, और इस बार जिता के उन लोगों को लाया कि इन लोग आदिवासी मुद्दे पे काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, आज यही अबुआ सरकार को लोग बबुआ सरकार का टेक दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? क्योंकि यही हेमंत सरकार के कार्यकाल में आज झारखंड की जो आदिवासियों में जो सबसे बड़ी तादाद जिनकी है वो संथालों की है। आज संथाल परसनाथ पे आंदोलन कर रहे हैं। परसनाथ कहीं ना कहीं संथालों की धार्मिक आस्था का केंद्र है, लेकिन लंबे समय से वे अपनी धार्मिक पहचान को, धार्मिक आस्था को लेके परसनाथ में संघर्षरत हैं। क्या सरकार अगर ये आदिवासियों के होती तो क्या उसमें सूद नहीं लेती? क्या उसका निराकरण नहीं होता? उसका उपाय नहीं निकलता? बेशक निकलता। लेकिन हेमंत सोरेन मुंह में दही जमाए हुए है, उसके विधायक अपने मुंह में दही जमाए हुए हैं। तो भाई ये कैसा आदिवासी सरकार है? ये कैसे आदिवासी विधायक के प्रतिनिधि हैं? यही हेमंत सोरेन के कार्यकाल में क्या ज़मीनों की जो लूट है, आदिवासी ज़मीनों की लूट,
क्या वो रुक गई है? इतना ये तक इनको बोल दिया है कि ब्लॉकों में, प्रखंडों में, अंचलों में बीडीओ सीओ का जो करप्शन का जो जाल है वो चरम पे है। तो भाई ये कैसे आप अगुआ हैं, कैसे मुख्यमंत्री हैं राज्य के? तो ज़मीनों की लूट जारी है। यही हेमंत सोरेन हैं, मोटा मोटी काफ़ी लंबे समय तक झारखंड के राजनीति में सक्रिय रहे और सत्ता में भी रहे हैं। कभी प्रत्यक्ष रूप से रहे, कभी अप्रत्यक्ष रूप से रहे, कभी कभी बड़े भाई के रूप में रहे, कभी छोटे भाई के रूप में रहे। रहते हुए भाई संथाल परगना में आदिवासी की आबादी कैसे कम हो रही है? जगह जगह पे जो डेमोग्राफी बदल रहा है, कैसे बदल रहा है? अभी पैसा के लेके संपूर्ण आदिवासी समुदाय एक स्वर पे एक मत होके आपको बार बार आगाह कर रहे हैं, बार बार सूचित करने का काम कर रहे हैं। आप जस्ट इसके उल्टे अपने मनमानी कर रहे हैं और संविधान को ताक पे रख के उसके संविधान के प्रावधानों को तार तार करते हुए आप पेशा नियमावली के जगह पे GPR-1 लागू करने पे तुले हुए हैं। ये भाई तो आदिवासी सरकार नहीं लग रहा है, आदिवासी अगुआ नहीं लग रहे ये। आज आपके रहते हुए सिरमटोली जो आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय नहीं विश्व स्तर पे आप बोलिए, एक आस्था का केंद्र है, आज आप उसके जुलूस को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। आज आदिवासियों का आस्था से आप खेल रहे हैं, वहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं। तो क्या आप आदिवासी पार्टी कर सकते हैं जेएमएम को? क्या आप हेमंत सोरेन को आदिवासी नेता कह सकते हैं? या फिर उन 28 जो जिनको आदिवासी MLA कहने का आप बात कर रहे हैं, क्या उनको हम 28 MLA आदिवासी MLA कह सकते हैं? भाई आप पेशा पे नहीं बोलिएगा सदन में, आप सिरमटोली पे नहीं बोलिएगा, पारसनाथ पे नहीं बोलिएगा, ज़मीन की जो लूट हो रही है सदन पे नहीं बोलिएगा, रोड में नहीं बोलिएगा, तो क्या करने के लिए आप है भाई MLA MP आदिवासी कोटा से? तो मेरे हिसाब से ये समाज को भी समझ लेना चाहिए, जितना जल्दी हो समझ ले कि जितने भी 28 आदिवासी विधायक हैं, चाहिए अबुआ सरकार का जो आप बार बार बोल रहे अबुआ सरकार, ये केवल और केवल भ्रम है। इस भ्रम से आदिवासी समुदाय को जितना जल्दी हो निकल जाना चाहिए, तभी आदिवासी समाज का उद्धार होगा। वरना ये निठल्ले, नाकारे, निकम्मे, चापलूस टाइप के विधायक चाहे सांसद हो, इनसे आदिवासियों का भला होने वाला नहीं है। ये केवल और केवल अपने आका, अपना सुप्रीमो, अपने राजनीतिक पार्टी के जो हुकुमकार हैं, उनकी ये चाटुकारिता करेंगे, उनकी स्वामी भक्ति में लीन रहेंगे और आदिवासी समाज भीतरे चल जाएगा, गर्त पे चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजनीति जो आदिवासी बेस्ट राजनीति का जो हम बात कर रहे हैं कि झारखंड में होना चाहिए, वो जेएमएम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जेएमएम आदिवासी का पार्टी भी नहीं है और उनके जो भी नेतागण है वो नहीं है। यहाँ नए सिरे से मुझे लगता है कि एक ट्राइबल बेस्ड पॉलिटिक्स होना चाहिए, ट्राइबल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का गठन होना चाहिए, जो मजबूती से इन तमाम समस्याओं को राजनीतिक तरीके से इसका समाधान करे, एक समूल उपचार करे। पहला उपाय तो मुझे ये दिखाई देता है। दूसरा उपाय ये है कि राजनीति आने से पहले, राजनीति पार्टी बनाने से पहले भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वो क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्राइबल सोसाइटी में आइडियोलॉजी का, एक नए आइडियोलॉजी की आवश्यकता है। नया आइडियोलॉजी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहले से ही विचारधाराएँ बहुत सारी है। हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का आइडियोलॉजी, अबोध विश्वम अबुआ राज ऑलरेडी है। शोषण, अत्याचार, जुल्म जो आदिवासियों पे हो रहा है, ये आइडियोलॉजी भी काम कर रही है। जल जंगल ज़मीन जो लूटा जा रहा है, आदिवासियों की धार्मिक पहचान जो मिटाई जा रही है, चाहे वो धार्मिक पहचान का कोड का मामला हो, ये तमाम तरह की समस्याएं एक तरफ से आइडियोलॉजी का ही काम कर रही है। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ें आज आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे लाने का काम नहीं कर रही है। इसके लिए एक नई आइडियोलॉजी का ज़रूरत है, तभी देश की या राज्य की संपूर्ण आदिवासी एक मंच पे आएंगे, तभी ये तमाम मुद्दों का मजबूती से हम लोग उस रोड पे और सदन पे रख पाएंगे। राजनीतिक हुकुमकारों को हम लोग कंट्रोल पे ले आ पाएंगे, नियंत्रण पे ले आ पाएंगे। अब देखिए आइडियोलॉजी में क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ समय पहले स्टडी कर रहा था कि यूपी का राजनीति से झारखंड के राजनीति या झारखंड के आदिवासियों को समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? हमारे स्वर्गीय काशीराम जी आए, वहाँ पे दलितों में तो हिंदूकरण भी काफ़ी ज़्यादा आना है और दलित भी बहुत खेमे में बटे हुए थे।
उन्होंने क्या किया, एक नया आइडियोलॉजी को लॉन्च किया यूपी में। उसी आइडियोलॉजी के तहत बामसेप का भी गठन होता है 1971 में। उसी आइडियोलॉजी के तहत 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी का भी गठन होता है। और आपको पता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी में सरकार बनाने और गिराने में मुख्य भूमिका में रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि काशीराम जी जो विचारधारा लेकर आए उससे तमाम जो दलित समुदाय थे, ऐसे समुदाय थे, वो एक मंच पे आए। तो भाई वो आइडियोलॉजी क्या था, किस तरह का आइडियोलॉजी वो इस्तेमाल किए कि सारे दलित एक मंच पे आ गए। तो मुझे देखने को और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि वो आइडियोलॉजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किए सोसाइटी में जाके कि सब एक साथ हो गए। तो उनका एक नारा मुझे याद आता है, उनका एक कथन याद आता है बार बार, जो बार बार वो इस्तेमाल करते होंगे, हमको समय लगता है। उनका एक नारा था, एक कथन था कि तिलक तराजू और तलवार, तिलक तराजू और तलवार, जहाँ दिखे ये चार जूता मार। ये नारा काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया था, बूम कर गया था उस समय, और दलित समुदाय एक हो गया था। अब रहा बात कि तिलक कौन है, तलवार कौन है और तराजू कौन है, तो आपको भी पता होगा। तिलक का साफ साफ कहना था जो ब्राह्मणवाद उस समय काबिज था। अभी भी देखिए यूपी मध्य प्रदेश में ब्राह्मणवाद अभी भी चरम पे है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। अभी भी दलितों पे शोषण अत्याचार किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, या वो जो व्यवस्था है ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके द्वारा। तो वो सीधे ब्राह्मण को टारगेट में लिए। तराजू मतलब वैश्य, यानी जो व्यवसाय करते हैं, व्यवसायिक वर्ग। और तिलक मतलब जो क्षत्रिय समुदाय के लोग हैं, राजपूत सिंह लोग हैं। उन्होंने ये बहुत मजबूती के साथ, उग्रता के साथ इस बात को रखा यूपी में कि तीन जो कौम है वो दलितों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही हैं जो दलितों के हक अधिकार को अपने पाँव के तले, अपने जूते के तले रोंदते हैं। इन्हें दलितों को पढ़ाई से दूर रखते हैं, इनको संवैधानिक अधिकारों से दूर रखते हैं। और ये हर दलितों में इन्होंने डाल दिया। लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई सही बात है, ये विचारधारा जो है वो सही है। तो संपूर्ण यूपी के दलित एक मंच पे आ जाते हैं। और आप तो देख ही रहे हैं कि वर्तमान समय में भाजपा का यूपी में कितना निर्णायक भूमिका रहता है सत्ता में आने में या सत्ता को बिगाड़ने में। तो उसी तरह का एक नया विचारधारा की आवश्यकता झारखंड के ट्राइबल्स कम्युनिटी के बीच में जरूरी है। आप देखे होंगे देश भी आज़ाद हुआ तो बिना आइडियोलॉजी के नहीं हुआ। चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट का बात कीजिए, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बात कीजिए, ये एक विचारधारा का ही काम कर रहा था उस समय। और यही विचारधारा एक इतना पावरफुल तरीके से आया कि देश, अंग्रेज़ों को देश छोड़ना पड़ा, देश आज़ाद हुआ। इससे पहले भी हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा थे, उन्होंने अबुआ दिसों अबुआ राज का विचारधारा को ज़मीन पे रखा, उसको नारा को रखा और लड़ाइयाँ लड़ी। और अंग्रेज़ों को नतमस्तक होना पड़ा, हारना पड़ा, मजबूरन वश CNT का जो कानून है वो आया हमारे बीच में। उसके बाद भी 7 दशक तक अलग झारखंड की लड़ाई हमारे पुरखों ने, हमारे अगुवाओं ने, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लड़ी। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं शोषण, अत्याचार, दमन, विस्थापन, पलायन, नौकरी चाकरी में बाहरियों का बोलबाला और यहाँ के लोगों को दूर रखना, उससे शिक्षा से दूर रखना, तो कहने कि ये इसमें भी आइडियोलॉजी काम कर रही थी। तो मुझे लगता है कि एक डिफरेंट टाइप का आइडियोलॉजी का आवश्यकता है जो ऑल ट्राइबल्स को एक मंच में लाने का काम करे, जोड़ने का काम करे। पहला तो ये नहीं, सॉरी, ये दूसरा, पहला तो हुआ कि राजनीति, क्योंकि मैंने तो गिनाया कि राजनीति किस तरह से बदल सकती है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कि आइडियोलॉजी चाहिए। राजनीति में आने से पहले आपको आइडियोलॉजी चाहिए। अब आपके पास आइडियोलॉजी है तो उसके लिए आपको नेता की आवश्यकता पड़ेगी। जो उस आइडियोलॉजी को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, आम लोगों तक पहुंचाएगा कौन, तो उसके लिए सर्वमान्य नेता की आपको आवश्यकता है। हम देखते हैं जिस तरह दलितों का सर्वमान्य नेता वर्तमान समय में, चाहे वो मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो, अतीत में काशीराम हो, और बाबा साहेब तो खैर ऑल टाइम के लिए वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और सर्वमान्य नेता रहेंगे वो। तो उसी तरह आदिवासियों में अगर देखा जाए तो झारखंड आज़ाद होने से पहले शिबू सोरेन के रूप में एक सर्वमान्य नेता के रूप में लोग उनको देखते थे। कारण क्या है कि समाज के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, चाहे समाज में नशापान को दूर करने के लिए, समाज को शिक्षा से जोड़ने के लिए,
साहूकारों से, जमींदारों से, सामंतवादी व्यवस्था से आदिवासी ज़मीनों को मुक्त कराने के लिए तमाम तरह के संघर्ष से हमारे शिबू सोरेन जी ने किया था, जिसके कारण लोग उसको एक सर्वमान्य नेता मानते थे और उनके एक आवाज़ पे उनके पीछे आदिवासी समाज हो चलता था। थोड़ा और पीछे जाते हैं तो मरांग गोपके जयपाल सिंह मुंडा जी को हम लोग पाते हैं, जिनके कहने पे झारखंड की संपूर्ण आदिवासी एक धागे में बंध जाती थी। तो इससे उससे भी पहले अगर जाए तो बहुत सारे लोग हुए, जितने भी स्वतंत्र संग्राम में कूदे स्वतंत्र सेनानी लोग थे, हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो, वीर शहीद सिद्धू कानू चांद भैरव हो, बाबा तिलका मांझी हो, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी जो आदिवासी समुदाय से आते थे वो अपने आप को सर्वमान्य नेता के रूप में, भले वो क्षेत्र विशेष थे उस समय थे, लेकिन वर्तमान समय में एक भी आदिवासियों का सर्वमान्य नेता दिखाई नहीं पड़ता है। गलती से भी आप हेमंत सोरेन का नाम फिर से नहीं लीजिएगा कि आदिवासियों का नेता है। अभी तो आदिवासी नेता ही बन के जीत के आए हैं, अब इस बार पूर्ण बहुमत से भी जीते हैं। देखिए, मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये नाकारे, निठल्ले, निकम्मे, चापलूस टाइप के लोग, चाटुकारिता करने वाले लोग कभी भी आदिवासी समाज के नेता नहीं हो सकते। हेमंत सोरेन का आप नहीं मानते आदिवासी नेता? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो गिराया है भाई, आपके रहते हुए इतनी समस्याएं हैं तो किस आधार पे आप आदिवासियों के नेता है? मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि सरकारें किसी के लिए नहीं होती है। सरकारें केवल और केवल पावर के लिए, सरकारें केवल और केवल सत्ता के लिए, सरकारें केवल और केवल अपने निजी लाभ के लिए होती है। आप हेमंत सोरेन को देख लीजिए, उनकी पत्नी एमएलए, उनकी भाभी एमएलए, उनका भाई एमएलए, उनका पूरा परिवार राजनीतिक सुख भोग रहा है, सत्ता का सुख भोग रहा है। आने वाले समय में उनके बच्चे सुख भोगेंगे, उसकी आने वाली पीढ़ियां सुख भोगेगी। तो कैसा आदिवासी नेता हैं आप? तो ये गलतफहमी से आदिवासी समुदाय को बाहर निकलना चाहिए कि हेमंत सोरेन आदिवासी नेता हैं और वह सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी की पार्टी है। ये एकदम बिल्कुल भी एक गलतफहमी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं आदिवासी समुदाय, इसे बाहर आना चाहिए। अब रहा बात, कुछ चीज़ छूट रही थी जो आपने मुझे याद कराने का काम किया कि राजनीति जो होनी चाहिए, आदिवासी बेस्ड राजनीति मैंने बात किया, तो राजनीतिक पार्टी जिसमें मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो आदिवासी पार्टी है नहीं, एक नए सिरे से पार्टी की आवश्यकता है। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 26% आदिवासी झारखंड में रहते हैं, तो सिर्फ आदिवासी करने से क्या सरकार बनाई जा सकती है? क्या राजनीति किया जा सकता है? तो कुछ समय तक मुझे भी यही लगता था कि बेशक अगर झारखंड में राजनीति करना है तो केवल आदिवासी करने से राजनीति नहीं किया जा सकता है, ये तमाम वर्ग के लोगों को लेके चलना पड़ेगा। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आदिवासी पार्टी हो रहेगी तो ऐसा नहीं है कि अन्य जो मूलवासी हैं या अन्य जो समुदाय के लोग हैं उनके हक अधिकारों को हनन करेगी। आदिवासी बेस्ट रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के हक अधिकारों को वहाँ पे हनन होगा, दोहन होगा, सबों को लेके चला जाएगा। लेकिन राजनीति पार्टी जो होगी वो आदिवासियों की विचारधारा पे, आदिवासी समस्याओं पे, आदिवासियों के मामलों को लेके होगी। ऐसा संभव है, कुछ लोगों को तो लगता है कि संभव ही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब 20% यूपी में दलित मिलके बामसेब बना सकती है, बहुजन समाजवाद पार्टी 1984 में बना सकती है, और राजनीति का जो सफ़र है वो अपने हिसाब से तय कर सकती है, तो झारखंड में तो 26% आदिवासी है, अतीत में तो 38% थे। ये तो कमज़ोर राजनीति का है, साइड इफ़ेक्ट है कि उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। तो 26% आदिवासी क्यों नहीं अपना नया पार्टी बना सकती है? इससे पहले तो बनाई है ना भाई, 1 जनवरी 1950 को झारखंड पार्टी झारखंड की राजनीति में अस्तित्व में आया था। उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद जो प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 में, 33 सीटों से झारखंड पार्टी जीतती है, 33 विधायक उसके सदन में पहुंचते हैं,
और विपक्ष में रहने का काम करती है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आती है। फिर 1997 में चुनाव होता है, 33 सीटों पे जीत के आती है। तो इतिहास तो बता रहा है कि पार्टी बनाना संभव है और राजनीति भी करना संभव है। तो लोगों को, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, पार्टी बनाना मुश्किल है और ट्राइबल को लेके राजनीति करना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अतीत से हमें सीखना चाहिए और वर्तमान समय से भी हमें सीखना चाहिए यूपी से कि ये संभव है। 2 चीज़ें मैंने जिक्र किया कि पहले तो पार्टी बनाना चाहिए, विचारधारा काम करता है, हमारा एक सर्वमान्य नेता भी होना चाहिए। चलिए, आपके पास पार्टी भी बन गया, नेता भी मिल गया आपको, आपके पास विचारधारा है, तभी तो आप आगे बढ़े हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा चीज़ है जो आदिवासियों के लिए, आदिवासी समस्याओं के निराकरण करने के लिए ज़रूरी है। वो है कि कोष जो होता है, फंडिंग, आर्थिक मजबूती किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ज़रूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे धनी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। इसके पास इतना फंड है, इतना कोष है, इतना पैसा है बीजेपी के पास, रातों रात में एमएलए एमपी खरीद सकती है। तो इसके लिए भी आपको आर्थिक रूप से आपको अनुदान देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ट्राइबल सोसाइटी के अंतर्गत, ट्राइबल कम्युनिटी के अंतर्गत उन लोगों को जिम्मेवार मानता हूँ जो नौकरी पेशा में है या अपर क्लास में है। इनके साथ क्या दिक्कत है कि ये आदिवासी आरक्षण पे नौकरी चाकरी पे आते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपना भोग विलास का ज़िंदगी जीते हैं। और अगर इनसे पूछिएगा, ये मेरा निजी अनुभव रहा है, मेरा निजी अनुभव रहा है कि मैंने कुछ लोगों को पूछा जो नौकरी पेशा में है कि आप लोग समाज को इस तरह से दरकिनार क्यों कर दिए हैं। तो समाज को हीन भाव से दिखाने का काम करते हैं। तो मैंने कहा, और वो कहते भी है कि हम लड़ के लिए हैं, पढ़ के लिए हैं, मेहनत से नौकरी लिए हैं। कोई मेरा गॉडफादर नहीं था, कोई हमको मदद नहीं किया, हम लड़ के लिए, पढ़ के लिए, मेहनत 12 घंटा 8 घंटा पढ़ के लिए। तो मैंने कई दफ़ा लोगों को कहा है कि आप लड़ के नहीं लिए हैं, आप पढ़ के भी नहीं लिए हैं, और आप मेहनत करके भी नौकरी नहीं लिए हैं। आपको आज नौकरी मिला है तो उसमें आरक्षण का सबसे बड़ा रोल है। आज आरक्षण रहते हुए कितने आदिवासी, कितने दलित समुदाय के लोग नौकरी पे आ पाते हैं। वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत वो भी करते हैं। क्या सबको नौकरी मिल पाती है? जब आरक्षण है सो सबको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, और इसी आरक्षण के आधार पर आपको नौकरी मिला है। और आप भूल जाते हैं आरक्षण का इतिहास कि यही आरक्षण को दिलाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने शहादतें दी है, ना जाने कितने लोगों का खून पसीना बहा है, ना जाने कितनों लोगों का, माताओं का मांग का सिंदूर उजला है, कितनों ने अपने बेटों को खोया है। इतना लंबा आंदोलन संघर्ष किया है समाज, तब जाकर आज आरक्षण आया है। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी अपने पूरे ज़िंदगी को, अपने पूरे परिवार को दाव लगा दिए, तब जाके आज आरक्षण आपको मिला है। और आज आप बोलते हैं कि हम पढ़ के, लिख के, मेहनत करके हमको नौकरी मिला है। तो सबसे बड़ा रोल तो आपका आरक्षण का है। और इसी आदिवासी आरक्षण से, एससी आरक्षण से आप नौकरी पे समझाते हैं, और जब आप खड़ा हो जाते हैं एक मुकम्मल जहां आपको मिल जाता है, तो आप समाज को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि इस गलतफहमी से अपने आप को बाहर निकाले, और समाज के लिए जो लड़ रहे हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या जो भी वैसा हम जैसे युवा भी अगर है, तो उनको आप सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, ताकि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, समाज के लिए वो खड़ा रह सके। और अगर आप उसको नहीं दीजिएगा तो भाई, भूखे पेट भजन नहीं होता है, तो आदमी आंदोलन कैसे करेगा। आज अगर आपके पास, अगर हम यहाँ हैं, आपके चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं हम थोड़ा मोड़ा सक्षम हैं, संपन्न हैं, तभी आज हम यहाँ पे हैं। नहीं तो अगर मेरे पेट में खुद ही नहीं रहेगा तो मेरा बुद्धि आएगा, आवाज़ कहाँ से निकलेगा, आवाज़ कहाँ से निकलेगा। तो इसीलिए बोला गया कि खाली पेट भजन तक नहीं होता है तो आंदोलन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो आरक्षण के लाभ पे, आदिवासी कोटा के लाभ पे, नौकरी पेशा पे जाते हैं, व्यवसाय पे जाते हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह भी है। और उनको एक तरफ से क्या बोलेंगे, आग्रह तो है ही, एक तरफ से बोला जाए तो एक उनसे निवेदन भी है कि समाज पे आगे आइए, समाज को फंडिंग कीजिए, समाज के जो लोग आ रहे हैं उसको फंड कीजिए, तभी
आपका भी भविष्य सुरक्षित है और समाज का भी भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि एक पीढ़ी तो नौकरी ले लिए, लेकिन अगला पीढ़ी आपका अगला पीढ़ी नौकरी ले पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चाहते हैं कि आपका अगला पीढ़ी भी ठीक रहे, सुरक्षित रहे, तो आके फंडिंग करना चाहिए समाज में, तभी होगा। इसके अलावा भी कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाधान के रूप में हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने फंडिंग की तो बात किया, आर्थिक विपन्नता जो है समुदाय का भी ये बहुत बड़ा रोड़ा होता है इन समस्याओं से घिरे रहने का। आज आदिवासी समुदाय आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा और कमज़ोर है। तो आर्थिक रूप से संपन्न जो सोसाइटी होता है वो हर मामले में संपन्न होता है। आज देखिए ना, पारसनाथ का मामला जो चल रहा है, झारखंड में आदिवासियों में सबसे बड़ी तादाद अगर किसी की है वो संथालों की है। और उनका जो पारसनाथ का जो मामला चल रहा है, वहाँ पे एक दूसरा समुदाय जो हमारे हैं, जैन समुदाय के लोग हैं, उनकी आबादी कितनी है? तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो संथालों के सामने वो कहीं भी जनसंख्या में नहीं टिकते हैं। लेकिन जैन समुदाय आर्थिक रूप से संपन्न है, और जो आर्थिक रूप से समाज संपन्न होता है वो तकनीकी के रूप से, राजनीतिक रूप से उसकी पकड़ मजबूत होती है। तभी तो संथाल वहाँ संघर्ष कर रहे हैं और कुछ परिणाम नहीं आ रहा है। तो आदिवासी समुदाय को आर्थिक रूप से संपन्न भी होना पड़ेगा, तभी जाके आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार के लिए लड़ पाएगा, अपने हक अधिकार को सुनिश्चित कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटे छोटे चीज़ें हैं जो समाधान के रूप में निजी तौर पे आदिवासी समुदाय को उसको अपने जीवन में अमल करना होगा, तभी जाके आदिवासी समुदाय तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। जैसे आदिवासी समुदाय को शिक्षा पे काम करना होगा, शिक्षा पे जुड़ना होगा, जितने भी अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं, बेड़ियाँ हैं जो जकड़ी हुई है, उसको छोड़ना होगा। नशापान को अपने समुदाय से भगाना होगा। और एक चीज़ कि नेता तो तैयार कीजिए, लेकिन सामाजिक नेता तैयार करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आपने गिना दिया कि 28 विधायक है, ये तो राजनीतिक नेता है ना। वर्तमान समय में हमें नेता की आवश्यकता नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, सामाजिक नेता की आवश्यकता है। क्योंकि सामाजिक संगठन जो भी हैं, अगर ये भी तरीके से काम करे तो सरकार पे अंकुश लगाया जा सकता है, सरकार को बैलेंस किया जा सकता है, सरकार को नियंत्रण में रखा जा सकता है। लेकिन सामाजिक स्तर पे भी जितने भी झारखंड में संगठन हैं, रांची में जितने भी संगठन हैं, ज़्यादातर संगठन में बिकाऊ टाइप के नेता लोग हैं, टिकाऊ टाइप के सामाजिक नेता नहीं हैं। यही वजह होता है कि सामाजिक लड़ाई कहीं न कहीं बहुत लंबा नहीं चल पाता है, पीछे छूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दब जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। तो सामाजिक स्तर पे ये भी एक उपाय है कि अगर सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन अपनी ड्यूटी को समझे और बढ़िया से प्रेशर अगर बनाएं तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, सरकार को मजबूर करना पड़ेगा सामाजिक स्तर पे भी। लेकिन सामाजिक स्तर पे भी ज़्यादातर जो नेता लोग हैं वो बिकाऊ हैं, दलाल किस्म के लोग हैं, पार्टी के चाटुकारिता करते हैं और इस तरह से सामाजिक आंदोलन को कमज़ोर कर देते हैं। तो समाज क्या होता है कि समस्या से जो पार है वो नहीं पा पाता है। ये तमाम चीज़ें हैं जिन पे समुदाय को, आदिवासी समुदाय को काम करना चाहिए, तभी जाके इन समस्या का समाधान पाया जा सकता है। वरना कोई मैजिक स्टिक किसी के पास नहीं है जो घुमा दे और आदिवासियों की तमाम समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। ये समस्याएं एक दशक से नहीं, कई दशकों से, सालों साल से आज आदिवासी समाज को जकड़ी हुई है। तो इनसे छुटकारा चुटकी बजा के पाया नहीं जा सकता है। समय लगेगा लेकिन समाधान ज़रूर होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जुआओं का नेतृत्व भी मिलेगा। एक चीज़ में यहाँ पे जुआओं का नेतृत्व भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जबकि आपको पता है कि किसी भी समुदाय की जो जुआ होते हैं वो रीढ़ होती है। अगर आपका बैकबोन ही कमज़ोर है तो आप खड़ा नहीं हो पाइएगा। अब जब खड़ा नहीं हो पाइएगा तो रेस में दौड़ कहाँ से लगाइएगा। तो समाज को दौड़ाने के लिए, समाज को गति देने के लिए आपको जुआओं को प्रमोट करना पड़ेगा, जुआओं को लीड कराना होगा, जुआओं को सिखाना होगा। बहुत लोग सिर्फ बहानाबाजी करते हैं कि जुआओं को सीखना होगा।
भाई जुआ सीखेगा लेकिन उसको प्लेटफॉर्म दीजिएगा तब ना। आप जुआओं को तो प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे हैं, जुआ को आप पर्याप्त अवसर ही नहीं दे रहे हैं, तो जुआ सीखेगा कैसे। अब वो भूल जाइए कि गॉड गिफ्टेड मराम गोप के जयपाल सिंह मुंडा जन्म लेंगे, गॉड गिफ्टेड भगवान बिरसा मुंडा जन्म लेंगे, या गॉड गिफ्टेड बाबा तिलका मांझी जन्म लेंगे। ये समाज के अगुवाओं को, बुद्धिजीवों को समझ लेना होगा कि जुआओं को तैयार करना होगा आगे के लिए, उन्हें बनाना होगा, तभी जाके समाज सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। अन्यथा बिना जुआ नेतृत्व के आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा समुदाय है वो आगे बढ़ पाएगा। हमें कुर्मी समुदाय से सीखना चाहिए, हमें महतो समुदाय से सीखना चाहिए, जिन्होंने समय समय पे जुआ नेतृत्व को तहज़ीब दिया है, जुआ नेतृत्व को आगे बढ़ाया है। आज अगर जयराम महतो विधायक हैं तो उनके समुदाय का भरपूर सहयोग, भरपूर कोऑपरेशन मिला है उनको, तभी जाके वो बेबाकी से बात को रख पाते हैं और आज विधायक तक पहुँचे हैं। और ये अच्छा बात है कि वो आदिवासी ही नहीं, मूलवासी तमाम झारखंडियों की बातों को रखते हैं। तो जिस तरह से कुर्मी समुदाय, महतो समुदाय ने अपना जुआ नेता तैयार किया है, वैसे ही आदिवासी समुदाय को भी जुआ नेता, जुआ नेतृत्व को आगे बढ़ाना होगा, लीड कराना होगा, तभी जाके समाज आगे बढ़ेगा। अन्यथा ये दलाल टाइप के सामाजिक अगुआ, दलाल टाइप के नेता, बिकाऊ टाइप के नेता, निकम्मे, नकारे, निठल्ले, चापलूस टाइप के एमएलए एमपी से आदिवासी समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। ये लिख के ले लीजिए। चलिए, अभी आप बात सुन रहे थे दिनेश मुंडा जी की बात, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी भी हैं और युवा भी हैं। हम जिस तरह से हम लोग आदिवासी मुद्दों का निदान के लेकर के बात शुरू किए थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीक़ा से आदिवासी समाज को भी समझाने की कोशिश की, आदिवासी अगुआ को भी समझाने की कोशिश किए। और जिस तरह से हम लोग करीब करीब, चाहे परिसीमन की बात हो, चाहे पेशा पर हो, चाहे सिरमटोली के मामला हो, या फिर ऐसा कहें कि आदिवासी समाज से जो विधायक बन के आए हैं या आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, अगुआ सरकार कहे, उन पर भी अपनी बात को रखे। और जिस तरह से ये कहे कि अब समाज नेता नहीं, सामाजिक अगुआ बनाना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं समाज में अच्छे नेता होंगे। और जिस तरह से जो आदिवासी नेता पर कहा गया कि वो तो भी आदिवासी नेता हैं जो विधायक बने, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मन में इनके गुस्सा, आक्रोश है कि वो सिर्फ कहीं ना कहीं आकर के जिसे दलाली से शब्द का उपयोग भी किए हैं कि उन लोग यहाँ जब सत्ता में आते हैं तो करने लगते हैं। लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से समाज को बनाने के लिए कई गिनाए हैं कि आर्थिक मजबूत होना चाहिए, ऑडियोलॉजी होना चाहिए, तमाम चीज़ गिनाए हैं। तो आदिवासी समाज को इनकी बातों को समझना चाहिए कि ये युवा जो हैं ये समाज में क्या बताना चाहते हैं, भविष्य में ये कह रहे हैं कि यही चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।